नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का डेट अनाउंस हो चुका है और 5 जून से यह परीक्षा है। समय तो काफ़ी कम बचा हुआ है और इस बीच मैं प्रतिदिन कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा एनटीपीसी के लिए, जो अति संभावित प्रश्न होंगे मेरी नज़रों में। और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल खत्म होगा और तुरंत एनटीपीसी इंटर लेवल वाली भी परीक्षा होगी, ठीक है। इस कारण ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ग्रेजुएट लेवल के लिए भी, इंटर लेवल के लिए भी। और वैसे जीके जीएस में तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई अलग सिलेबस तो है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न्स थोड़ा इधर उधर रहते हैं। और हम लोग आज एनटीपीसी के लिए करेंगे। बिहार पुलिस का जो सेट चल रहा था वो भी चलता रहेगा, उसके भी प्रश्न मैं डेली डालता रहूँगा। हम लोग एक एक करके एनटीपीसी के प्रश्नों को देखते हैं, एनटीपीसी के लिए संभावित प्रश्नों को देखते हैं, एक एक करके हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया था। तो उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। और राजा राममोहन राय ये बांग्ला व्याकरण को भी संकलित किए थे, ठीक है। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी और इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने इंग्लिश में ब्रह्मनिकल नामक एक मैगजीन निकाली थी और इनकी पहली मैगजीन जो थी वो तुह फरतुल मुवहिदीन था, ठीक है। इसके अलावा संवाद कौमुदी इनका सबसे प्रमुख पत्रिका था, जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का ये विरोध भी किया था और जनमत भी तैयार किए थे उसी पत्रिका के माध्यम से। तो उपनिषदों और वेदों का राजा राममोहन राय ने अनुवाद किया था बांग्ला में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विशु किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। विशु ये केरल का प्रमुख त्यौहार है और केरल में एक राक्षस नरकासुर को कृष्ण भगवान ने मारा था और उसी के उपलक्ष्य में ये केरल में मनाया जाता है विशु का त्यौहार, ठीक है। तो विशु केरल का प्रमुख त्यौहार है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। पूर्वी तट पर नहीं है, ठीक है। ये बंदरगाह जो है हम लोग दो भागों में बांट कर रखे हैं। जो पश्चिम साइड में है अर्थात अरब सागर की तरफ है, उन सब को हम लोग पश्चिम तट के बंदरगाह कहते हैं। और जो इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ है उन सब को हम लोग पूर्वी तट के बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। पूर्वी तट पर नहीं है मतलब आपके अरब सागर की तरफ जो भी बंदरगाह होगा वो इसका आंसर होगा। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, कांडला आंसर हो जाएगा, कांडला गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। तो तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया ये सब इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ और कांडला अरब सागर की तरफ। तो अरब सागर आपका यही आंसर हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। ये पूर्वी तट पर नहीं है, ये पश्चिमी तट पर है, ठीक है। बाकी सभी पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मयूरभंज खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये मयूरभंज उड़ीसा में है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है हम लोगों का कि सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है। सोनी जी का नसिया मंदिर जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है और ये ऋषभ देव को समर्पित है। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। ये मंदिर अजमेर में है। लाल मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है वो है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। और ये जो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात की गई है, ये पहला ही मूल कर्तव्य यही है, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज इत्यादि का सम्मान करना, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को हम लोगों के संविधान में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन की बात की गई है। ट्रांसपीरेशन ये मुख्य रूप से दिन में होता है और पत्तियों के निचले सतह पर स्टोमाटा उपस्थित होते हैं और उसी स्टोमाटा से ये पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है, उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं तेज हवाएं, तेज हवा रहती है तो ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ जाता है। जब हाई टेम्परेचर रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है तो भी ट्रांसपीरेशन का रेट अधिक होता है। लेकिन अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो ट्रांसपीरेशन का रेट घट जाता है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि वाष्पोत्सर्जन कम कब हो जाएगा, तो जब उच्च आर्द्रता होगी तो वैसी स्थिति में ट्रांसपीरेशन का रेट घट जाएगा। बाकी इन तीनों में उच्च तापमान, निम्न आर्द्रता और प्रकाश की उच्च तीव्रता, इन सब में रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई रहेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। चूना, ये खड़िया तो है ही कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है, तो ये इसका आंसर जिप्सम होगा। जिप्सम जो है ये सल्फेट है, ठीक है, ये सल्फेट है। बाकी जितने हैं सब वो सब कैल्शियम के कार्बोनेट है, ये जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें यदि आवृत्ति 200 हर्ज और हर्ज होगा, आवृत्ति 200 हर्ज और माध्यम में इसकी गति होगा, इसकी गति 400 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें, वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। आवृत्ति दिया हुआ है और गति दी हुई है, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा। v = n लैम्डा। आपको लैम्डा निकालने के लिए कह रहा है, तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए कह रहा है, तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। और n आपका दिया हुआ है 200, n दिया हुआ है 200 हर्ट्ज, आवृत्ति दी हुई है, n यहाँ आवृत्ति को इंडिकेट करता है। n दिया हुआ है कितना, n दिया हुआ है 200, ठीक है। और आपका v दिया हुआ है 400, v दिया हुआ है 400, ठीक है। लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 400/200, ठीक है। v = n लैम्डा है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/n हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, ये आंसर होगा 2 मीटर, ठीक है। ध्वनि तरंगों की तरंग का तरंगदैर्घ्य निकालना है, ठीक है। आवृत्ति दिया हुआ है और इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो यहां पर फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा। v वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, n आवृत्ति को और लैम्डा तरंगदैर्घ्य को, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। 2 दिया हुआ है, तीसरे को निकालना है, ठीक है। आंसर आएगा इसका 2 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होने की बात कर रहा है। राइबोसोम तो दोनों में होता है, जंतु कोशिका में भी और प्लांट कोशिका में भी। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी दोनों में उपस्थित होगा, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही आपका जंतु कोशिका में नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट कोशिका में होता है। विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं जो पौधों को अलग अलग प्रकार का रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर के माउस का, ये थोड़ा फैक्ट आधारित है, याद रखेंगे। एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था कंप्यूटर के माउस का आविष्कार, और ये अमेरिकन थे। 1963 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। फैक्ट आधारित है थोड़ा, इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, ये फैक्ट आधारित थोड़ा सा। विनोद कुमार शुक्ला को इस वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किसका है? ठीक है, ये प्रथम स्थान इस बार नॉर्वे का है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान भी याद रखेंगे, भारत का स्थान 151वां है। भारत का स्थान 151वां है 2025 में लोकतंत्र के सूचकांक में। ठीक है, भारत का भी स्थान याद रखेंगे, प्रथम स्थान था नॉर्वे का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना था? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये 193वां सदस्य जो था दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान सबसे अंत में यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ है। इसके बाद अभी इसमें किसी को शामिल नहीं किया गया है, तो 193वां सदस्य दक्षिण सूडान था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, अब्दुल रजाक जो थे ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। आज इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। कल कुछ एनटीपीसी के लिए और क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।